देख रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों पर रंगदारी मांगने का आरोप। माफिया अतीक के गुर्गे फरहान पर जेल से रंगदारी मांगने का आरोप है। जेल से फोन कॉल के जरिए प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी से रंगदारी मांगने का आरोप। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का ये आरोप लगा है। 15 दिन में रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है और पीड़ित ने फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में केस दर्ज कर फरहान समेत कई लोगों पर रंगदारी समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोइन, अतीक के गुर्गों पर यह कहा जा रहा है कि रंगदारी वो मांग रहे हैं, रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। क्या डिटेल्स हैं, कौन है ये लोग? देखिए, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भले ही हत्या हो गई हो, लेकिन इसके जो गुर्गे हैं उनके जो आतंक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ ने एक FIR दर्ज कराई है और बताया है कि 28 मई को वो हटवा इलाके में अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने रोक लिया। जेल में बंद अतीक अहमद के एक गुर्गे से बात कराई गई, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जो भी आरोपी है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का दावा पुलिस अफसरों की तरफ से किया गया है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। अतीक के गुर्गे जेल के भीतर से रंगदारी मांग रहे हैं प्रशासन के सामने। अतीक के बाद अब अतीक के गुर्गे चुनौती बन रहे हैं। शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है, जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव पुलिस रिमांड पर। 3 दिन की रिमांड की आज से शुरुआत हो रही है और वजीरगंज कोतवाली की टीम कुछ देर में जेल पहुंचेगी, ये जानकारी है। और पहले विजय यादव का मेडिकल टेस्ट और फिर उससे पूछताछ होगी। जीवा की हत्या के पीछे किसकी साजिश है, ये जानने की कोशिश। जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव 3 दिन की रिमांड पर और आज से रिमांड की शुरुआत हो रही है। वजीरगंज कोतवाली की टीम कुछ ही देर में खबर है कि जेल पहुंचेगी और सबसे पहले विजय यादव का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और फिर उससे सवाल जवाब होंगे। जीवा की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये अहम सवाल, इसका जवाब अभी आना बाकी है। हत्याकांड के पीछे कौन शामिल है, किसकी साजिश है, इसको भी जानने की कोशिश होगी। नेपाल में मिले असलम की क्या कहानी है, असलम और उसके भाई आतिफ की क्या कहानी है और पुलिस को असलम आतिफ की कहानी क्यों सुनाई, ये इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये भी जानने की कोशिश होगी। पूछताछ के बाद इन रहस्यों से पर्दा उठेगा। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, पहलवान और बृजभूषण सिंह विवाद पर आज बड़ा दिन है। आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर सकती है दिल्ली पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। और महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है बृजभूषण शरण सिंह पर और आज दोनों के विवाद को लेकर बड़ा दिन है। पहलवान और बृजभूषण सिंह के विवाद पर आज बड़ा दिन इसलिए क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर सकती है दिल्ली पुलिस, ये कहा जा रहा है 12 बजे के आसपास। और झांसी से बड़ी खबर है, झांसी में स्कूटी खड़ी करने पर 2 पक्षों में मारपीट की जानकारी मिल रही है। एक पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी पुलिस ने रोड रेज का मामला बताया है पूरा और 2 पक्षों में मारपीट का ये पूरा ही मामला, ये वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ये कह रही है कि रोड रेज का ये पूरा मामला है। घायल एक शख्स हुआ जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से वार किया। महोबा से भी मारपीट की खबर है। 2 गुटों में जमकर मारपीट यहां पर हो गई। मामूली कहासुनी में युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मारपीट के वक्त मौके पर तमाशबीन भीड़ दिखाई दी। बताया जा रहा है कि कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर यह मारपीट हुई, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों में पुलिस का जरा सा भी खौफ बाकी नहीं है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी और युवकों में इस तरीके से मारपीट और मारपीट के चलते वहां पर जो लोग आपको और दिखाई दे रहे हैं वो तमाशबीन दिखाई दिए। हालांकि अब पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या पुलिस का खौफ इनमें नहीं बचा, पुलिस का डर इन लोगों में नहीं है।
बरेली से अगली खबर है। बरेली में सपा नेता दानिश हसन उर्फ राजा पर एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि दानिश हसन ने 15 से 20 साथियों के साथ घर में घुसकर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि लूटपाट करके घर से बाहर निकाल दिया। महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला ने शिकायत करने पर भी आरोपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाया और मामला बारादरी थाना क्षेत्र के रोहली टोल का बताया जा रहा है। सपा नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। 15-20 साथियों के साथ मिलकर घर में महिला के साथ मारपीट की और लूटपाट किया गया, ये कहा जा रहा है। दानिश आया कम से कम 30-40 लोगों को लेके और 2-3 औरतें 4-5 औरतें उसके साथ थी और आते ही सब मेरे कपड़े फाड़ना, देखो ये दुपट्टे फाड़ना, ये करना कहना, उतारो कपड़े इसके, उतारो कपड़े इसको नंगा करो, इसे घर से निकालो, इसको घर से। दानिश एक समाजवादी पार्टी से खड़ा हुआ था, वो कह रहा था तुझे ऐसा भगाएंगे जिस साहित्य भागी नहीं है, अति की औरत ऐसी तुझे भगाएंगे जंग, यहाँ से तू अब कुछ देख लियो। मुरादाबाद में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंट से हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर के मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने खबर ये कि दोनों ही पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ हो रही है। अब क्या वजह रही मारपीट के पीछे, इस तरीके से मारपीट में ये लोग क्यों उतारू हो गए, इसको जानने की कोशिश। ये कहा जा रहा है मामूली कहासुनी इनके बीच में हुई थी और उसके बाद इस तरीके से मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंट से हमला किया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है मारपीट का। हाथरस से बड़ी खबर है। डीसीएम और मैजिक की आमने सामने की टक्कर की बड़ी जानकारी। मैजिक में सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत की जानकारी है। 18 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं हादसे में। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के ओडेपुरा बिजली घर के पास ये हादसा हुआ है। डीसीएम और मैजिक की टक्कर के बाद जो हादसे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 लोगों की जान इसमें चली गई। खाटू श्याम से दर्शन करके सभी लोग वापस आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। 18 से अधिक लोग घायल हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर है। आग में झुलसकर एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 3 बच्चियां हैं, 2 मासूम बच्चे हैं, एक महिला शामिल है। रामकोला कस्बे के वार्ड नंबर 2 में यह हादसा हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हादसे के वक्त घर में परिवार के सभी लोग सो रहे थे। आग लगने के समय नौमी की पत्नी संगीता अपने बच्चों अंकित, लक्ष्मीना, रीता, गीता बाबू के साथ सो रही थी और तभी यह हादसा हुआ। आग लगने की क्या वजह रही ये अभी तक साफ नहीं है। 3 बच्चियां, 2 बच्चे, एक महिला इसमें शामिल है। रामकोला कस्बे के वार्ड नंबर 2 में यह हादसा आधी रात का ये मामला है। घर वाले सभी सो रहे थे, अचानक से आग लगी। अब पुलिस इस पूरे के मामले की पड़ताल कर रही है कि आग आखिर लगी किस वजह से। लड़का सुतल हुए में मर गई जर के 6 गो नाती थे। आपके कौन लोग थे? नाती सरजू का नाती। नौमी पुत्र सरजू, उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। उसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। उसमें आग लगने के कारण अज्ञात है। उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। एक ही घर में आग लगा था। मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है। प्रशासन पुलिस की पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के आरोप बताए झूठे। असलहा बाबू पर 48,000 लेने के आरोपों पर इस आरोप को खारिज कर दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद से ये खबर है। गाजियाबाद प्रशासन ने भाजपा विधायक हैं प्रदीप चौधरी, वो जो आरोप लगा रहे थे उनको झूठा बता दिया गया और असलहा बाबू पर 48,000 लेने के आरोपों को इनकार कर दिया गया। गाजियाबाद प्रशासन ने जांच में सबूत नहीं मिलने का दावा किया। किसी प्रकार का कोई ऑडियो या वीडियो सबूत के तौर पर नहीं मिले हैं। गाजियाबाद प्रशासन का यह कहना है। क्या पूरा मामला वो भी आपको बता दें। भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के आरोप झूठे निकले। गाजियाबाद प्रशासन ये कह रहा है। गाजियाबाद प्रशासन ने आरोपों को झूठा बता दिया गया और असलहा बाबू पर रिश्वत लेने का उनका आरोप था। प्रदीप चौधरी ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। ये कहा है गाजियाबाद प्रशासन ने कि इस प्रकार का कोई ऑडियो या फिर वीडियो सबूत के तौर पर उनको नहीं मिला। संभल से खबर। संभल में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। पति की गुमशुदगी की तहरीर देने जाने पर पिटाई
हुई है महिला की और महिलाओं पर युवती की पिटाई का आरोप लगाया गया है। संभल के कोतवाली इलाके का ये पूरा ही वीडियो आपको जो हम दिखा रहे हैं वो बताया जा रहा है। महिला की बेरहमी से पिटाई, पति की गुमशुदगी की तहरीर देने के लिए वो जा रही थी, बीच रास्ते पर महिलाएं वहां पर आती हैं और इस तरीके से युवती को पीटा जाता है। ये देख लीजिए आप वीडियो। संभल के कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। पति की गुमशुदगी की तहरीर देने के लिए वो जा रही थी। अब ये महिलाएं कौन हैं जो इस तरीके से वहां पर आती हैं और इस युवती को इस तरीके से वो पीट रही हैं, उसके साथ मारपीट कर रही हैं। इसको लेकर जांच पड़ताल की बात भी सामने आ रही है। संभल से खबर, महिला की सरे बाजार इस तरीके से पिटाई। ये वीडियो लगातार वायरल। महिला को कुछ महिलाओं ने ही वहां पर इकट्ठा होकर के पीटा। बीच सड़क का ये मामला है और लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पति की गुमशुदगी की तहरीर देने के लिए महिला जा रही थी थाने, ये कहा जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते पर कुछ महिलाएं उसको रोकती हैं और उस तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती है। कुशीनगर में जो ये हादसा हुआ उस पर सीएम ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और हादसे में जख्मी हुए लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश सीएम ने दिए हैं। कुशीनगर में आग लगने से हुई मौत पर सीएम ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना सीएम ने व्यक्त की है और साथ ही जो हादसे में जख्मी हुए हैं उन लोगों के प्रति भी उन्होंने कहा है कि उनको बेहतर इलाज मिले। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की सीएम ने कामना की है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। कांग्रेस करेगी जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन। यूपी कांग्रेस आज से ये बड़ा सम्मेलन शुरू करने जा रही है। आज आगरा मंडल से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए कांग्रेस ने तैयार किया गया प्लान और पूरब से लेकर के पश्चिम तक भाजपा को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। देखिए कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है इस वक्त में आपको बता दें। खोए जनाधार को फिर से हासिल करना ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने। खिसकते वोट बैंक को एकजुट करना ये बड़ी चुनौती है। संगठन को फिर से मजबूत करके उसको खड़ा करना ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह को रोकना, उसको खत्म करना ये चुनौती कांग्रेस नेतृत्व के सामने है। हर लोकसभा सीट पर फोकस करना ये चुनौती अब कांग्रेस पार्टी के सामने है और बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करना चुनौती है। मतदाताओं के बीच में पैठ बनाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा के लिए जिताऊ उम्मीदवार को तलाशना कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है और हर जिले में पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करना। इसीलिए लगातार तमाम सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसका इंतजार है। अब देखिए क्या है कांग्रेस की जातीय जनगणना का पूरा प्लान, ये आपको समझा दें। ओबीसी वोट बैंक को साथ जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। अभियान के जरिए मतदाताओं से संवाद बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी का जोर है। यूपी में खोए हुए अपने जनाधार को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। जातीय जनगणना के सहारे विपक्ष को एकजुट करना यह कांग्रेस पार्टी का मकसद है। धार्मिक ध्रुवीकरण की काट के लिए जातीय समीकरण को साधना भी कांग्रेस पार्टी का मकसद है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से सम्मेलन आगे बढ़ेगा और इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर भी लगातार नजर। कांग्रेस का लगातार खराब प्रदर्शन आपको बता दें। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 355 में से 28 उम्मीदवार जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 114 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 को जीत मिली। ये पूरा ही डेटा आपको समझा रहे हैं कब कब हार का सामना करना पड़ा। 17 में आप देख लीजिए 114 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 399 उम्मीदवारों में सिर्फ 2 की जीत हुई और 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट हासिल हुई और उसके बाद आ जाइए 2019 में। देखिए 2019 में कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट रही। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी, इसके अलावा कोई भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। तो चुनौतियां क्या है, किन पर काम करना है और लगातार जो खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको दुरुस्त करना भी बहुत बड़ी चुनौती, अच्छा परफॉर्म करना आने वाले चुनावों में।
अब आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस का दलित प्लान। दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए गांव-गांव शिविर लगाएगी कांग्रेस पार्टी। दलितों के हितों की रक्षा की दलील देकर के कांग्रेस वोटर्स को लुभाने का काम करेगी। खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। 24 के पहले कांग्रेस का दलित प्लान। दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए गांव-गांव शिविर लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। दलितों के हितों की रक्षा की दलील देकर के कांग्रेस वोटर्स को लुभाएगी और खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने के लिए ग्रामीण इकाई बनाई जाएगी। जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी के साथ बूथ कमेटियां भी तय की जाएंगी और साथ ही गांव में शिविर लगाकर बूथ कमेटियों को चुनौती जीतने का दिया जाएगा मंत्र। अब देखिए, गांव में शिविर लगाया जाएगा, बूथ कमेटियों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया जाएगा। किस तरीके से बेहतर परफॉर्म करना है, स्थिति को सुधारना है, खोए हुए जनाधार को वापस पाना है, इसका मंत्र दिया जाएगा। लखनऊ से खबर है, योग सप्ताह का आज से होगा आयोजन और प्रदेश में 21 जून तक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। लखनऊ में भी आज योग से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। योग सप्ताह का उत्तर प्रदेश में आगाज हो चुका है। आज से इसका शुभारंभ हो रहा है, आयोजन किया जा रहा है और यूपी में 21 जून तक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। लखनऊ में भी आज से योग से जुड़े हुए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यावरण मंत्री A.K. सक्सेना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। और ये भी आपको बताएं कि पीएम मोदी के हर घर आंगन योग के मूल मंत्र को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में योग दिवस को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और इसी कड़ी में सीएम योगी भी आपको दिखाई देंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में हो सकता है वो शामिल हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अहमियत क्या है, ये समझिए आप। पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव रखा गया था योग दिवस का। पीएम मोदी ने राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, ये बात आप जानते हैं। और पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस मनाने की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐलान के बाद हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मानवता के थीम पर आधारित है और इस बार भी बड़े स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योग सप्ताह का आज से शुभारंभ हो रहा है। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। एक सप्ताह आप देखेंगे अलग अलग स्तर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वाराणसी में आयुष विभाग और जिला प्रशासन की ओर से योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर घर योग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेयर अशोक तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान डीएम और सीडीओ भी मौके पर मौजूद रहे। योग जागरूकता कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वाराणसी में तैयारियां शुरू हो गई। तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी आज शुरुआत हुई है और आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ योग किया है। हमारे मुख्य अतिथि बनारस के महापौर अशोक तिवारी जी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हमारे डीएम साहब थे। सारे अधिकारियों ने सारे यहाँ आम जनमानस के साथ योग किया है और ये रोज 21 तारीख तक ये रोज योग चलेगा और 21 तारीख को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, बद्दों के पाकिस्तानी कनेक्शन की पड़ताल करेगी एटीएस। गाजियाबाद पहुंचे एटीएस के अधिकारी और धर्मांतरण मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की पड़ताल की जाएगी। बद्दों के पास से मिले 30 पाकिस्तानी नंबर और ईमेल आईडी की जांच होगी। बद्दों के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। सीपीयू की भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। गाजियाबाद एटीएस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन के जो सबूत मिले हैं उसको जांचा जाएगा, उसकी पड़ताल होगी और 30 पाकिस्तानी नंबर और ईमेल आईडी की भी पड़ताल की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।